नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। आइए देखते हैं संसद संवाद में इस अहम चर्चा का सारांश। मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं। कराड चिपळूण रेलवे बनाने का चला था, क्योंकि वहां सातारा कोल्हापुर ये अगर चिपळूण तक जोड़ा गया तो चिपळूण से रत्नागिरी पोर्ट में उनका माल जा सकता है। उसका क्या हुआ? 5-6 साल हो गए, उसके बारे में क्या हुआ है हमें मालूम नहीं। दूसरा ऐसा है कि कोंकण रेलवे का ट्रैक डबलिंग के बारे में बोला गया था कि 8 नवंबर 2008 से ये काम चालू होगा। उसकी क्या स्थिति है? उसका डबलिंग हुआ है क्या? उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है क्या? कितना हुआ है? इसके बारे में थोड़ी मालूमात हमें देंगे तो अच्छा होगा। दूसरा, एक बात मैं पहले भी कहा हूँ कि बम्बई में बड़े पैमाने पे रेलवे की लैंड है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पैमाने पे एनक्रोचमेंट है। मैं खुद बहुत दफ़ा ये इसके बारे में लिखा हूँ, मंत्री जी को लिखा हूँ, वहाँ के जनरल मैनेजर को लिखा हूँ, उनसे बात भी किया हूँ, लेकिन उसके बारे में वो ज़मीन अपने ताबे में लेके कहाँ न कहाँ एक्सपेंशन करने की जो बात करनी चाहिए वो होता नहीं। मैं थोड़े वहाँ एम्प्लॉयज़ के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखने वाला हूँ। गए कई दिन से इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह होने की वजह से बड़े पैमाने पर गाड़ियां बढ़ गई, ट्रेन्स बढ़ गई, लेकिन एम्प्लॉयज़ कम हो गए। जो एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं वो भी फिर लिए जाते नहीं। गए 3 महीने से ओवर टाइम लोगों को दिया नहीं गया है, नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया गया है। 3 महीने ऐसे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर है 5 लाख, मेरे ख्याल से उनको परमानेंट करना चाहिए। तो परमानेंट करने का जाने दो, उनका पेमेंट दिसंबर से दिया नहीं गया है और उसके कॉन्ट्रैक्टर को जो बिल देना है वो बिल दिए नहीं जाते। दूसरा, मेंटेनेंस ठीक ढंग से कभी कभी होता नहीं। मेंटेनेंस के लिए जो स्टॉक देना चाहिए वो स्टॉक नहीं दिया जाता। एक कोच से कुछ बातें निकालो, दूसरे कोच से ये डालो, और एक कोच नए कोच खराब किए जाते हैं। इसके बारे में विचार होना बहुत जरूरी है। श्री R.S. भारती जी, डिस्कशन ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। Honorable Deputy Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity, sir. Tamil Nadu, like many of my colleagues from Kerala pointed out, Tamil Nadu has been totally neglected, not only today, sir, for the last 70 years. I do not know the reason. Maybe, though we have given 6 finance ministers to this country, right from R.K. Shanmugam Chettiar to Madam Nirmala Sitharaman, for the last 70 years, we didn't have a privilege of having even a single cabinet minister of railways. So I think that is the reason why my state has been totally neglected, in spite of the projects which has been already sanctioned. Even that has not seen the light. To cite one or two, sir, in UPA government too, at the request of our leader, Dr. M. Karunanidhi, the then Minister Mamata Banerjee sanctioned second unit at Integral Coach Factory at Perambur. Already more than 9 years have gone, sir. Still, it has not seen the light. Likewise, so many projects. For example, 2009, Railway Board has sanctioned railway lane from Havadi to Guduvanjari via Sriperumbudur, which is an industrial hub, sir, connecting from South train, sir. Even though the board has sanctioned, I do not know the reason why funds have not been allotted, sir. Likewise, the MRTS railway, already work has been completed up to Vedacheri, sir. Only 500 meters left out between St. Thomas Mount
and Velachery. Now, last year they made an announcement that it will be inaugurated in the month of December 2019. That has gone. Now, since the railway minister is here, I would request the railway minister, if there is any problem in carrying out or acquiring the land for 500 meters, between Velachery and Vanumbet, entire work has been completed. If you connect Vanumbet and Velachery, people of Nanganallur, Thilayanagar, Pulidivakam, Adambakam will be benefited, sir, and this is an hub leading to the IT corridor. Many institutions are there. So I would request the railway minister, since the entire work from Velachery to Vanumbet is over, at least can you take steps to inaugurate it by June of this year, sir? Sri Ram Narayan Dudhi ji. उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल थोड़ी सी बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र के अंदर बिल्लाडा से बर एक रेलवे लाइन का टुकड़ा है जो पूरे दक्षिण भारत को, हमारे एरिया को जोड़ता है और इस एरिया के अंदर यहाँ से लाखों की संख्या के अंदर दक्षिण भारत के अंदर हमारे लोग रहते हैं जिनका व्यापार वहाँ है और उस व्यापार उनको आना जाना पड़ता है। उनको आने जाने के अंदर किसी प्रकार का दूसरा, या तो वो जोधपुर से आए वाया कुछ होके या कहीं से आए, यदि बरका बिलाड़ा से बड़ जुड़ जाता है तो उसमें हमारे मद्रास है, बेंगलोर है, उस साइड के जितने भी लोग रहते हैं उनका आने जाने का ये मुद्दा मैंने आज नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम 1977 से उठाते आ रहे 77, और हमेशा रेल मंत्री जी इस बात को करके कि वाइबल नहीं है, तो मतलब मेरा ये 46 किलोमीटर का टुकड़ा है उपाध्यक्ष महोदय, ये जुड़ जाएगा। और जब मैं एमपी बना, जब मैं बिल्लाडे वापस जयपुर से आया, तो मतलब जगह जगह जब पहल होते हैं तो बहुत बड़े स्वागत भी होते हैं। मेरे को पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो मैंने कहा भाई मतलब हमारी ये जो आपकी यहाँ की भावना है, बिलाडा से बरवाड़ा टुकड़ा जो है वो मतलब हम जोड़ाएंगे। अब 6 साल पूरे हो गए, 9 तारीख को हम रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, मगर हमारे जो ये एक छोटा सा ये टुकड़ा ही रह जाएगा और दिल में भी ये टुकड़ा रह जाएगा। और बहुत ही वाइबल है, हजारों ट्रक मतलब बाहर दक्षिण भारत के अंदर हमारा यहाँ से लोडिंग होता है और लाखों आदमी जो वहाँ रहते हैं, जिनको ब्याह है, शादी है, मौत है, मृतंग है, उन सब को राजस्थान के अंदर आना पड़ता है। उनकी सुविधाओं को देखते हुए आप इनको मतलब पूरा कीजिए। दूसरा, मैं पुष्कर से मेरता, पुष्कर हमारा एक धार्मिक स्थल है। जो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने के बाद के अंदर पुष्कर आते हैं, और पुष्कर आने के बाद के अंदर जोधपुर साइड के अंदर कोई दूसरा ट्रेन का जरिया नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये 40 किलोमीटर का या 35 किलोमीटर का टुकड़ा होगा जो एक धार्मिक स्थल को जोड़ता है। ये बीकानेर और नागौर साइड को भी जोड़ता है, जोधपुर और हमारे पूरा बेल्ट जो ग्रामीण बेल्ट है इनको भी जोड़ता है। इनको भी आप थोड़ा लाइन देके इनको मतलब बढ़ाइए। तीसरा, मेरा एक लाइन है जो हमारा पिपाड़ रोड जंक्शन है, पिपाड़ रोड से सीधा नागौर जोड़ने का मामला था। ये पूर्ववर्ती सरकार के अंदर इन पे सर्वे भी हुआ था, और सर्वे होने के बाद के अंदर उपाध्यक्ष महोदय इनको ड्रॉप कर दिया गया। और जबकि ये पूरे इतना मतलब करीबन 80 किलोमीटर का टुकड़ा जो है, ये पूरे के पूरे गंगानगर और गंगानगर के नहीं आगे पंजाब वगैरह उनको जोड़ते हुए फिर ये भी दक्षिण भारत को जोड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इसको भी मतलब ऑन प्रायोरिटी लिया जाए। टी चंद्रशेखर। Sir, during the 2021 union budget, the total budget plan for airways is 1.61 lakh crore
in which government is allocated 72,000 crore. Total expenditure for the salary itself 92,000 crore. If railways pay 60% of the revenue for salaries, then what is left out for the development? Similarly, as per the budget, 12,000 crores allocated for building new lines, 2,250 crores for gauge conversion, 700 crores for doubling, 5,786 crores for rolling stocks, and 1,650 crores for signaling and telecom. So there is only about 30,000 crores planned allocation out of the total allocation, and the remaining amount is not defined on how it is utilized. Sir, also, during the budget 2021, government has announced that they will set up solar power plants across the railway line, but not define how is this implemented, where is the money coming from, is this also implemented under the PPP model. So in the budget, Minister announced to electrify 27,000 kilometers of tracks, but where does the money comes from? There is no allocation in the budget. Sir, majorly I would like to talk on two concerns about Karnataka of my own state. First one is starting coach factory of Kolar in Karnataka. The factory was first proposed during 2012 and 13 budget by then Kolar MP and Union Minister of Railways for the state, Sri Muniappaji. MOU was signed between the Government of Karnataka and Ministry of Railways during the 2013 with an estimation of 2,000 crores and with following agreements which a validity of 5 years. So as per the MOU of Karnataka, will provide 1,200 acres of the land at a free of cost and invest 50% of the total cost required to set up the project. So Karnataka government has sent a acceptance letter to hand over the 1,200 acres of land. Central government also kept around 10 crores for the project 2014. Sir, during 2014 and now, Sri Sadanand Gowda ji become railway minister, and now Sri Suresh Angadi ji become railway minister from our state, but still coach factory on paper. Minister from our state, but still coach factory on paper. Sir, in 2019, Ministry of Railways in Karnataka government have extended the agreement for another 5 years. Sir, during 2019, when Honorable Minister Railways, Piyush Goyal ji, confirmed in the press meet that the Kolar coach factory will be implemented in the placed manner, but so far nothing has happened. In this first time in the history of India that the state government has shared 50% of the investment along with the free land for setting up a coach factory, but nothing has happened so far, sir. परवीन रेलवे जो है वो भारत की जीवन रेखा है। इसको सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है और लाभदायक भी बनाना पड़ता है। ये कहा जाए कि ये धारदार तलवारों के बीच चलने का काम करती है और उस धारदार तलवार के बीच चलकर भी लोगों को जहां तक हो सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराने का काम करती है। बहुत माननीय मंत्री जी ने जब अपना बजट पेश किया था तो उन्होंने रेलवे को में किसानों की आय दोगुनी हो इस पर भी उन्होंने बल दिया और वो किसानों के जो वस्तुएं हैं, किसान रेलवे के माध्यम से वस्तुओं को तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, इसके लिए किसान रेल का भी उन्होंने प्रोविज़न किया है। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब बजट में जो खाली पड़ी ज़मीन पर है उनमें सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी प्रावधान किया गया है, इसका भी मैं स्वागत करती हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि सरकार स्वच्छता मिशन पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन अगर मैंने इसको अपने प्रश्नकाल में भी, पूरक प्रश्न में भी मैंने ये सवाल किया था और उस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था कि राजधानी में तो मैंने पहले कभी सफ़र नहीं किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद राजधानी में सफ़र करने का मौका मिला। पटना राजधानी में तो हमारी सफाई ठीक रहती है,
लेकिन डिब्रूगढ़ राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी और रांची राजधानी में जब मैंने सफ़र किया है तो उसमें एसी फर्स्ट क्लास के जो डब्बे हैं उसमें रसोई यान नहीं रहने के कारण, प्रथम क्लास के रसोई यान रहने के कारण खाना जो है वहाँ से लोग लाते हैं और टॉयलेट के बगल में जो खाली जगह होता है वहाँ पर रख कर खाना परोसते हैं। तो हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं महोदय, बहुत अजब सा लगता है, इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। मैं दूसरी तरफ ये ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो आम लोग हैं वो रेल से ही सफ़र करते हैं। अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो जनरल क्लास में बैठकर सफ़र कर लेते हैं। लोगों की मजबूरियां भी रहती हैं, लेकिन जनरल के डब्बे बहुत कम हैं, इन डब्बों को बढ़ाया जाए। संसद संवाद में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में अहम चर्चा अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Kisan Rail, that which has been declared, is a really laudable thing that the ministry needs all accolades and the railway minister too. Now, Kisan Rail, the rails which will be carrying Kisan produce, needs to have warehouses, godowns also along the lines with a special thrust to be given on cold storage, which needs to, if this kind of, because perishable goods will be carried, will be transported, and that needs this kind of facility also. COVID-19 has been described as a pandemic by the World Health Organization. What does that mean? Characterizing COVID-19 as a pandemic is not an indication that the virus has become deadlier. Rather, it is an acknowledgement of the disease's geographical spread. संसद के बजट सत्र में रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर राज्यसभा में अहम चर्चा हुई। इस चर्चा में सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने रेलवे के विकास को लेकर अपनी जिज्ञासाएं रखी और रचनात्मक सुझाव दिए। वहीं सरकार ने रेलवे के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। आइए देखते हैं संसद संवाद में इस अहम चर्चा का सारांश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर ज़्यादातर लोग रेल की मुसाफरी करते हैं और हर रोज़ जो नौकरी जाते हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए जाता है, कोई अपने काम के लिए निकलता है, वो हर रोज़ उनके लिए तो ये रेल जो है वो लाइफलाइन जैसी है। उसके लिए माननीय श्री, आज मैं बधाई देता हूँ मंत्री जी को कि पूरे भारत के अंदर अगर रेल के जो स्वच्छता का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया, कहीं पहले देखते थे स्टेशन के आसपास कूड़े कचरे पड़ा रहते थे, कहीं पान की पिचकारियां रहती थी। आज स्वच्छता के अभियान से पूरे भारत के अंदर हर एक रेलवे स्टेशन पे स्वच्छता होती है, सफाई होती है, उसके साथ कूड़े कचरे के वहाँ पे रखे जाते हैं जहाँ कचरा डालने की जगह, और हर रोज़ सफाई रहती है। इसके साथ साथ टिकट की व्यवस्था जो पहले के समय में जो थी, आज की तारीख में एक अलग वहाँ पे ई टिकट आपको मिल जाती है। पहले भारत के अंदर हम जो देखते थे कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ, लिफ्ट वगैरह वो हवाई अड्डे पर रहती थी। आज की तारीख के अंदर हम देखते हैं कि पूरे बड़े शहर के अंदर भी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तो होते हैं कि इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ और लिफ्ट वगैरह, परंतु आज कई जगह जो रेलवे स्टेशन छोटे छोटे शहर के अंदर है उसके अंदर भी आज रेलवे की इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ का काम चालू हो रहा है। इसके साथ साथ लिफ्ट भी लगाई जाती है, जिससे मुसाफिर जो आता जाता रहता है उनको जो दिक्कतें रहती थी वो कम होने लगी है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर जो रेल मंत्रालय द्वारा जो सुरक्षा दी जाती है, पहले क्या था कि जहाँ यहीं कहीं कोई एक्सीडेंट होता था, कई जगह चोरी होती थी। आज की तारीख के अंदर कई जगह पे
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके साथ साथ वाईफाई की फैसिलिटी दी जा रही है। माननीय महोदय, ये सब नए भारत की रचना की तरफ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके साथ पहले जो रेलवे मंत्रालय और जो परिवहन का जो मंत्रालय रहता था, उसके साथ दोनों की जुड़ी साथ नहीं रहती थी। इसकी वजह से क्या होता था कि कई जगह पे जो रेलवे जाती थी फाटकें बंद किया करती रहती थी, और कई जगह आज भी तारीख में बंद है। परंतु क्या रहता था कि वहां आने जाने के लिए जो दिक्कतें रहती थी, जो रोड से जाते थे, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत रहती थी क्योंकि फाटक बंद रहता था। आज की तारीख के अंदर आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर जहां जहां रेलवे के फाटक जहां बंद रहते थे, उसकी जगह ओवरब्रिज बनाए जाते हैं। कई जगह तो ऐसे अंडरग्राउंड जो गन्नाड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे अंडरग्राउंड लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सुविधा रेल मंत्रालय ने की है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि माननीय जो मंत्रालय के जो मंत्री जी है उनको कि जे 51,000 हेक्टेयर के अंदर जो सोलर पार्क और ऊर्जा पार्क जिस तरह का जो बिजली का उत्पन्न होगा, और इससे पूरे रेल मंत्रालय को और उसके साथ साथ जुड़े हुए कई लोगों को फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज की तरह जो टैंकर वगैरह लगाए जाएंगे, जिसके अंदर दूध है, सब्जी है, कोई फल है, उसके साथ जो फिश है, मीट है, वो जो आवन जावन का रहेगा, तो उसको भी देश को फायदा रहेगा और रेल मंत्रालय को फायदा रहेगा। इसके साथ साथ जो किसान लोग हैं उनको भी फायदा रहेगा। जैसे तेजस ट्रेन की बात की, तो तेजस ट्रेन के लिए मैं यहां से कहना चाहूंगा कि आप एक बार वहां उसकी मुसाफरी कीजिए। वो मुसाफरी से आपको मालूम पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख के अंदर जहां वहां उसके अंदर जो लगाया गया स्क्रीन लगाई गई है, मोबाइल चार्जर के साथ साथ उसके साथ मनोरंजन का भी प्रावधान किया हुआ है, उसके साथ खाने पीने का सब व्यवस्था जो किया हुआ है। ये भारत के अंदर बदलाव, अलग भारत बन रहा है और इसको हमको आगे ले जाना है। कई लोग बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे, उसके बारे में कई लोग उसके जो खिलाफ मुझे लगे कि ये बुलेट ट्रेन उनको कहीं ना कहीं हमको कहाँ ले जाना है। उनको लगता है कि बुलेट ट्रेन नहीं आना चाहिए। मैं इस सदन से माध्यम से कहना चाहूंगा कि बुलेट जो ट्रेन है वो हमारे भारत के लिए, नए जनरेशन के लिए एक तोहफा है। तो इसके सिवा ज्यादा ना कहते हुए माननीय महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आभार। धन्यवाद। श्री अनिल देसाई। So there used to be a separate railway budget till the time Sri Suresh Prabhu took over as a railway minister. And former railway ministers had a very specific agenda that whoever used to present the railway budget used to come out with declaring different projects, different lines, especially from the place or from the region they used to come. But in the later years, it was to be seen, or it was invariably seen, that no project work was taken over, no project was started, and the projects which were declared by the ministers used to remain on the paper. But the things changed in recent years, and I really congratulate the present Railway Minister Piyush Goyal ji, who's been taking a special pains for the people of India who really travel by train or to whom railway really matters in their life. Sir, railway is the biggest employer in the country and assumes the responsibility of addressing the issue of unemployment. But in recent times, especially in the state of Maharashtra, what we have seen, the recruitments which used to take place on a sizable number, that number has come down, may it be for Group C and D and above Class 1 also. And at the same time, contract labor practices have gone beyond proportions, which needs to be addressed because that doesn't give the security to the labor force and it has its deficiencies. Sir, as the state of Maharashtra is concerned, our Marathwada region, which is which has districts which are backward, railway network needs to be given more stress, and railway network needs to be improved. I think in the latest budget, what outlay has been made on that count,
that has not come very clear, and I think Railway Minister would take cognizance of the matter and give thrust on this. At the same time, in the recent budget which was presented, there is no mention about the outlay which is being done on, especially on Mumbai railway network, Mumbai be it for MMRDA region also, and since Mumbai carries the maximum load of passengers, maximum load of people. I mean, those commuters who travel from one end to other, I mean, needs special requirement, where special budget outlay needs to be there, and many projects which are there in the offing needs to be taken care of. Sir, freight earning and passenger earning, these are the main avenues for the railways as far as the revenue is concerned, and freight being one of the main indicators by which the health of the economy is also gauged. I mean, in recent times or for the last few years, freight earning has significantly gone down. I mean, may I know from the Railway Minister what measures are being taken to see that freight earning goes up? I mean, what are the measures Railway Ministry will take place in this regard? Sir, Kisan Rail, that which has been declared, is a really laudable thing that the ministry needs. The rails which will be carrying Kisan produce needs to have warehouses, godowns also along the lines with a special thrust to be given on cold storage, which needs to, if this kind of thing, because perishable goods will be carried, will be transported, and that needs this kind of facility also. Another this thing is, I mean, for the freight, now Railway Ministry and Government of India is also contemplating thinking on the lines to privatize some of its department. If privatization is to take place, then I think that freight earning capacity be increased by allotting that portion of that component of railway earnings to the private players. I think that will really have meaningful this thing. Apart from that, solar energy where along the lines of the railway track which will be produced, I think that will be for the captive use. But if at all privatization is to take place, that should be given space wherever freight is concerned, where freight earning revenue, that department is concerned. With these words, I really thank you for giving me an opportunity to express my thoughts. धन्यवाद। मीर मोहम्मद फयाज। इसमें कोई शक नहीं है सर, 5 मिनट है आपके। रेलवे में बहुत सुधार आया है, लेकिन सर आपको याद होगा सर, 5 अगस्त को इसी हाउस में हमारे स्टेट का एक स्पेशल स्टेट्स 370 और 35A को हटाया गया। उसका हमने विरोध किया। पूरी दुनिया में वो मसला उजागर हो गया। हमारी सरकार ने ये कहा कि ये जो स्टेट है इसमें पिछले 70 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। ये स्पेशल स्टेट्स जो है ये एक रुकावट है विकास में। हमारे देश में एक संविधान, एक ये निशान, एक वाहिद रियासत थी जिसमें अलग था। हमने इस रियासत को 70 साल के बाद अच्छी तरह से मिलाया। उसमें सबसे बड़ा जो हमें कहा जा रहा था विकास, 8 महीने हो गए। आज जब रेल की बात हो रही है, हमें यह लग रहा था कि इस सेशन में जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास होगा, ताकि उस रियासत के लोगों को यह यकीन होगा कि 70 साल में जो हमें नहीं मिला वो ये जो हमें 370 और 35A को हटाने के बाद इस सरकार ने दिया। 2011 में यूपीए के टाइम में हमारा जो रेलवे लाइन जम्मू से बारामूला जा रहा है, कहा गया कि ये 2017 में कंप्लीट होगा। 17 भी हो गया सर, फिर 18 कहा गया, अब तो 20 भी आ गया सर।
वो अभी भी वहाँ ही है सर। थैंक यू सर। आपने अभी आपका जो रेल लाइन है वो मंजूर हो गया है। मैं तवक्का रखूंगा कि इस बार हमारे मंत्री जी उसका भी यहाँ पे ऐलान करेंगे। रेल मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में सदस्यों ने मंत्रालय से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए तो कुछ सांसदों ने अपने अपने राज्यों में रेलवे के विकास संबंधी मांगे भी सामने रखी। वहीं सरकार ने रेलवे के विकास को लेकर अपने लक्ष्य और उपलब्धियों से सदन को अवगत कराया। संसद संवाद के अगले अंक में हम हाजिर होंगे अन्य सदस्यों की राय और रेल मंत्री के जवाब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने रेल मंत्री जी से कहूंगी कि जो रेलवे ट्रेनों में जो महिलाओं के लिए जो रिजर्व जो डब्बा होता है वो बहुत पीछे लगाया जाता है, और हर ट्रेन में ऐसा ही है कि जो जनरल बोगी के डब्बे हैं वो पीछे लगाए जाते हैं। उसमें क्या है कि ट्रेन जो है रात भर किसी भी स्टेशन पर रुकती है, वहाँ कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसका मन होता है वो ट्रेन में चढ़ाता है और छेड़छाड़ की घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। ये ऐसी बोगी जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है वो बीच में लगाने का काम किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है।